कल्पना कीजिए कि कल सुबह जब हमारी आंख खुलें तो देश के सारे बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर अचानक गायब हो जाएं। बाप रे। हाँ, मतलब चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें, बाजार, सब कुछ खत्म। और ये कोई कुछ दिनों या सालों की बात नहीं है। लोग वापस छोटे छोटे गांव में जाके बस जाएं और अगले 1000 साल तक कोई भी इंसान किसी शहर का मुंह तक न देखे। 1000 साल, ये सोचने में ही डरावना लगता है। बिल्कुल। सुनने में ये किसी हॉलीवुड की पोस्ट अपोकलिप्टिक या साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगता है, लेकिन यही सटीक घटना हमारे अपने इतिहास में घटी थी। है ना, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। एग्जैक्टली। जिसे हम भारत का पहला शहरीकरण कहते हैं, उसके पतन के बाद पूरे उपमहाद्वीप से शहरी जीवन पूरी तरह विलुप्त हो गया था। ईंटों के शानदार घर और ड्रेनेज सिस्टम मिट्टी में मिल गए और एक पूरी सहस्राब्दी मतलब 1000 साल बिना किसी शहर के बीत गई। ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी में एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने इतिहास का पहिया दोबारा घुमा दिया और आज के आधुनिक भारत की नींव रखी। देखिए, 1000 साल का ये शून्य वाकई इतिहास के सबसे रहस्यमय दौर में से एक है। जब कोई सभ्यता अपनी पूरी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी ज्ञान को खो देती है ना, तो उसे दोबारा शून्य से शुरू करके उस मुकाम तक पहुंचने में सदियों का संघर्ष करना पड़ता है। सही बात है। गांव से वापस शहरों की ओर का ये सफर कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि ये भूगोल, तकनीक और इंसानी महत्वाकांक्षा का एक बहुत ही जटिल तालमेल था। और इसी तालमेल को आज हम इस डीप डाइव में डिकोड करने वाले हैं। तो आज का हमारा मिशन है भारत के दूसरे शहरीकरण यानी सेकंड अर्बनाइजेशन के पीछे के मैकेनिज्म को समझना। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं जिनमें पुरातात्विक खुदाई के ताज़ा प्रमाण और प्राचीन साहित्य जैसे वैदिक, बौद्ध और जैन ग्रंथ शामिल हैं, उनके आधार पर हम ये समझेंगे कि गंगा के मैदानों में ये नए शहर और विशाल राज्य कैसे और क्यों उभरे। और ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ गुजरे हुए कल की बात नहीं है। हाँ, जब हम बिहार के राजगीर या उत्तर प्रदेश के मथुरा की गलियों से गुजरते हैं तो हम दरअसल 2500 साल पहले बसे उसी दूसरे शहरीकरण के जीते जागते सांस लेते हुए सबूतों पर चल रहे होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इन प्राचीन शहरों के विजन को अगर हम करीब से देखें तो महान विचारक कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र का एक संदर्भ बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। अच्छा, उसमें क्या है? कौटिल्य ने एक आदर्श शहर का जो खाका खींचा है वो आज के आधुनिक अर्बन प्लानिंग के लिए भी एक मास्टर क्लास है। उन्होंने लिखा था कि एक शहर सिर्फ ऊंची दीवारों और मजबूत किलेबंदी का नाम नहीं है। तो फिर क्या है? एक शहर को अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम होना चाहिए। उसकी सीमाओं पर कस्बे होने चाहिए, जमीन इतनी उपजाऊ होनी चाहिए कि वो संकट के समय बाहर से आने वाले शरणार्थियों का भी पेट भर सके। अरे वाह, मतलब उन्होंने बैकअप प्लान भी सोचा हुआ था। हाँ बिल्कुल। शहर के अंदर खदानें, लकड़ी के जंगल और पशुओं के लिए पर्याप्त चारागाह होने चाहिए। और सबसे दिलचस्प बात, उन्होंने जोर देकर कहा था कि एक शहर को पानी के लिए सिर्फ बारिश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, वहां जलमार्ग और पक्की सड़कें होनी चाहिए। ये तो मतलब पूरी तरह से एक सस्टेनेबल सिटी का मॉडल है। एग्जैक्टली। वो लोग सिर्फ रहने की जगह नहीं बना रहे थे, वो एक ऐसा सिस्टम डिजाइन कर रहे थे जो किसी भी आपदा में खुद को बचा सके। लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ एक सवाल आ रहा है। जी बताइए। 1000 साल तक कबीलों और गांवों में रहने के बाद ये अचानक से इतने बड़े इकोसिस्टम में कैसे बदल गया? मैंने जब स्रोतों को खंगाला तो मुझे आज के बिजनेस दुनिया का एक पैटर्न नजर आया। बिजनेस पैटर्न? वो कैसे? जैसे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं ना, जो पहले अपने एक छोटे से इलाके में काम करते हैं। ये जनपद वो शुरुआती स्टार्टअप्स थे। बहुत बढ़िया उदाहरण है। फिर जब उन्होंने अपना विस्तार किया तो उनका मर्जर होने लगा और वे विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी महाजनपदों में बदल गए। इतिहास में ऐसे 16 प्रमुख महाजनपदों का जिक्र आता है, जैसे मगध, कोसल, वत्स और अवंती। ये स्टार्टअप वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। इसे समझने के लिए जनपद शब्द की बनावट को देखते हैं। जन मतलब लोग या कबीला और पद मतलब पैर। अच्छा, जहां पैर रखे। बिल्कुल। जहां एक खानाबदोश कबीले ने स्थायी रूप से अपने पैर जमा लिए, वो जगह जनपद बन गई। लेकिन ये विस्तार मुख्य रूप से गंगा के मैदानों में ही क्यों हुआ? हाँ, ये भी एक सवाल है। वहीं क्यों? इसका कारण सिर्फ जमीन का उपजाऊ होना नहीं था, बल्कि वहां का घना जंगल और नदियां थीं। नदियों ने व्यापार और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक तरह से प्राकृतिक हाईवे का काम किया।
तो कनेक्टिविटी आसान हो गई। एकदम। और जब इन जनपदों ने आपस में विलय करके महाजनपद का रूप लिया तो उनकी राजधानियां विशाल किलेबंद शहरों में बदल गईं। इन शहरों के चारों ओर मीलों लंबी और गहरी खाइयां, जिन्हें मोट्स कहते हैं, खोदी गईं। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था और इन खाइयों और दीवारों के डिजाइन को देखते हुए मुझे एक बहुत ही अजीब विरोधाभास नजर आया। कैसा विरोधाभास? दीवारें बहुत विशाल थीं, खाइयां बहुत गहरी थी, लेकिन इन बड़े शहरों के जो प्रवेश द्वार या गेट होते थे ना, वो जानबूझकर बहुत संकरे बनाए जाते थे। बिल्कुल, और इसके पीछे एक खास वजह थी। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद ये अर्बन प्लानिंग की कोई गलती होगी। मतलब एक तरफ व्यापार बढ़ रहा है, शहर में हजारों लोग आ जा रहे हैं, तो गेट इतने छोटे क्यों? तो आपको क्या समझ आया? फिर मुझे लगा अगर मैं एक राजा हूं तो एक संकरा गेट किसी भी हमलावर सेना को रोकने के लिए सबसे बेहतरीन बॉटलनेक है। और सिर्फ हमलावर ही क्यों, क्या ये व्यापारियों से टैक्स वसूलने का कोई तरीका भी था? आपने बिल्कुल सही कड़ी जोड़ी है। ये सुरक्षा और अर्थशास्त्र दोनों का एक मास्टर स्ट्रोक था। चौड़े गेट का मतलब है कि कोई भी भीड़ या सेना बेकाबू होकर अंदर घुस सकती है। सही बात है। संकरे गेट रखकर पहरेदार शहर में आने जाने वाले हर एक व्यक्ति और हर एक बैलगाड़ी की आवाजाही को कंट्रोल कर सकते थे। जो भी माल शहर के बाजार में बिकने के लिए आ रहा है, उसे उसी गेट पर रोककर उस पर टैक्स या चुंगी वसूली जा सकती थी। मतलब ये आज के किसी भी बड़े शहर के बाहर लगे टोल प्लाजा का एकदम शुरुआती वर्जन था। बिल्कुल वैसा ही। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ लेती है। जब ये शहर इतने विशाल हो गए, टैक्स से खजाने भरने लगे और बड़ी बड़ी सेनाएं खड़ी हो गईं, तो इन राज्यों को चलाता कौन था? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। अक्सर जब हम प्राचीन दुनिया की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसे तानाशाह राजा की छवि उभरती है जिसके शब्द ही पत्थर की लकीर होते हैं, लेकिन स्रोतों में जिक्र कुछ और ही है। हाँ, देखिए, इतिहास का ये हिस्सा हमारे कई पूर्वाग्रहों को पूरी तरह तोड़ देता है। उस समय का समाज केवल एक व्यक्ति की सनक या इच्छा पर निर्भर नहीं था। अच्छा। यहाँ हमें सभा और समिति जैसी संस्थाओं के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। ये वो परिषदें थीं जहाँ कबीले के बुजुर्ग, ज्ञानी और महत्वपूर्ण लोग एक साथ बैठकर राजकाज की नीतियां तय करते थे। मतलब कोई एक अकेला आदमी फैसले नहीं ले रहा था? बिल्कुल नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि सभी 16 महाजनपदों में राजशाही या मोनार्की नहीं थी। जहाँ मगध और कोसल में सत्ता वंशानुगत थी और राजा का बेटा राजा बनता था, वहीं कुछ राज्य एक पूरी तरह से अलग सिस्टम पर चल रहे थे। और ये वो हिस्सा है जिसने मुझे यार सबसे ज्यादा हैरान किया। जब हम वज्जी और मल जैसे महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं, जिन्हें गण या संघ कहा जाता था, तो हम दरअसल दुनिया के सबसे शुरुआती रिपब्लिक यानी लोकतंत्र के बीज देख रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट था उस समय के लिए। ये बिल्कुल किसी कॉर्पोरेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह था, जहां फैसले आपसी चर्चा और सहमति से होते थे। लेकिन क्या ये सच में इतने लोकतांत्रिक थे? अगर हम इन गणराज्यों की कार्यप्रणाली के पीछे के मैकेनिज्म को समझें, तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। डिसेंट्रलाइजेशन। इन जगहों पर शासक का चुनाव बाकायदा चर्चा और कई बार वोटिंग के जरिए होता था। राजा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे देवताओं ने सीधे राज करने का अधिकार दिया हो, बल्कि उसे सभा की सलाह माननी पड़ती थी। क्या बात है। और सबसे क्रांतिकारी बात ये थी कि अगर कोई राजा अयोग्य साबित होता था तो ये परिषदें उसे पद से हटा भी सकती थीं। 2500 साल पहले एक राजा को उसकी अयोग्यता पर कुर्सी से उतार देना, ये विचार आज के समय में भी बहुत आधुनिक और साहसिक लगता है। बिल्कुल, आज भी हम इसकी अहमियत देख सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, चाहे वो लोकतांत्रिक संघ हो या एक शक्तिशाली हादशाही, इतने बड़े शहरों और सेनाओं को चलाने के लिए भारी मात्रा में पैसे और संसाधनों की जरूरत रही होगी। हाँ, बिना इकोनॉमी के कुछ नहीं चल सकता। सिर्फ अच्छे विचारों से तो दीवारें नहीं बनती ना। तो ये आर्थिक उछाल कहाँ से आ रहा था? जब हम इसके पीछे की वजह तलाशते हैं तो एक ऐसा धातु सामने आता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आप लोहे की बात कर रहे हैं? हाँ जी हाँ, लोहा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम पहला शहरीकरण कहते हैं, वो पूरी तरह से तांबे और कांसे यानी ब्रॉन्ज पर टिकी थी। कांसा एक मिश्र धातु है और गंगा के मैदानों की चुनौती के सामने वो बहुत कमजोर था। चुनौती कैसी? गंगा घाटी में बहुत घने और दलदली जंगल थे और वहां की मिट्टी बहुत सख्त और चिकनी थी। कांसे की कुल्हाड़ियां उन सख्त पेड़ों पर मुड़ जाती थीं। अच्छा, मतलब वो औजार काम के नहीं थे वहां। बिल्कुल।
लेकिन ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी के अंत तक आते आते एक नई तकनीक ने जन्म लिया, लोहे को पिघलाने और ढालने की कला। और इस लोहे ने उपमहाद्वीप में एक बहुत ही आक्रामक दो तरफा क्रांति ला दी। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी में ये लोहा आज के सिलिकॉन चिप की तरह काम कर रहा था। बहुत ही दिलचस्प तुलना है ये। जैसे सिलिकॉन चिप ने कंप्यूटर को छोटा करके हमारे हाथों में स्मार्टफोन थमा दिए और पूरी दुनिया की इकोनॉमी बदल दी, वैसे ही लोहे ने उस समय के समाज को अपग्रेड कर दिया। एकदम सही। लोहे के फाल वाले हलों ने गंगा के मैदानों की कठोर मिट्टी को गहराई तक जोतना मुमकिन किया, जिससे खेती में जबरदस्त उछाल आया। और दूसरी तरफ लोहे की मजबूत तलवारों और भालों ने युद्ध का तरीका बदल दिया, जिससे शक्तिशाली साम्राज्य बने। शुरू किया तो वो बचा हुआ अनाज उन लोगों का पेट भरने के काम आने लगा जो खेती नहीं करते थे। मतलब जो लोग शहर के दूसरे कामों में लगे थे। हाँ, जैसे सैनिक, व्यापारी, राजमिस्त्री और कारीगर। अब जब इतना सारा सरप्लस उत्पादन हो रहा था तो व्यापार का बढ़ना लाजमी था। जाहिर है। लेकिन जब व्यापार बड़े पैमाने पर और दूर दराज के इलाकों से होने लगा तो सामान के बदले सामान यानी बार्टर सिस्टम का तरीका काम नहीं आ सकता था। वो फेल हो गया। सोचिए, अगर एक व्यापारी को रेशम चाहिए और उसके पास सिर्फ गेहूं है, लेकिन रेशम वाले को गेहूं नहीं बल्कि लकड़ी चाहिए, तो लेन देन कैसे होगा? वो तो वहीं अटक जाएंगे। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा नवाचार हुआ, पैसे का आविष्कार। बिल्कुल। व्यापार को आसान बनाने के लिए भारत के सबसे शुरुआती सिक्के चलन में आए, जिन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क्ड कॉइन्स कहा जाता है। ये चांदी के छोटे छोटे टुकड़े होते थे, जिन पर पेड़, जानवर या ज्यामितीय आकृतियों के प्रतीक चिन्ह पंच किए जाते थे। और चांदी क्यों चुनी गई? क्योंकि वो आसानी से मिल जाती थी और उस पर मुहर मारना आसान था। इस एक छोटी सी चांदी की चीज ने व्यापार को स्थानीय बाजारों से निकालकर पूरे उपमहाद्वीप में फैला दिया। और यहीं से समाज का ताना बाना पूरी तरह से बदलने लगा। जरा इस नई अर्थव्यवस्था की जटिलता की कल्पना करें। बड़े शहरों में बड़े बड़े बाजार लग रहे हैं, खदानों से लोहा निकाला जा रहा है, लोहार हथियार बना रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग काम हो रहे हैं। हाँ, कुछ लोग सिर्फ टैक्स का हिसाब रख रहे हैं और कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नीतियां बना रहे हैं। जब कोई भी समाज इतनी तेजी से जटिल होता है तो उसे खुद को व्यवस्थित करने के लिए श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर की आवश्यकता होती है। और यहीं पे जाति और वर्ण की अवधारणा की एंट्री होती है। शुरुआत में जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे पूरी तरह से एक लॉजिकल इकोनॉमिक डिजाइन लगा। बिल्कुल, शुरू में ही ऐसा ही था। जाति जो पूरी तरह से व्यवसाय पर आधारित थी, जैसे अगर कोई मिट्टी का काम कर रहा है तो वो कुम्हार, लोहे का काम कर रहा है तो लोहार। ये एक तरह का स्पेशलाइजेशन था, जहां एक खास हुनर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर हो रहा था ताकि काम की क्वालिटी बनी रहे। ये स्किल ट्रांसफर का एक तरीका था। और वैदिक साहित्यों में वर्णित वर्ण व्यवस्था भी समाज को 4 मुख्य प्रशासनिक और सामाजिक हिस्सों में बांट रही थी। ब्राह्मण मतलब ज्ञान और शिक्षा, क्षत्रिय यानी रक्षा और प्रशासन, वैश्य जो व्यापार और कृषि देखते थे, और शूद्र यानी श्रम और शिल्प। सही कहा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? जो व्यवस्था एक विशुद्ध आर्थिक और प्रशासनिक जरूरत के रूप में शुरू हुई थी, उसने आगे चलकर समाज में इतनी भयानक असमानता और छुआछूत कैसे पैदा कर दी? क्या ये हर विकसित होती सभ्यता का एक डार्क साइड है, जहां ताकतवर लोग सिस्टम को अपने फायदे के लिए हैक कर लेते हैं? देखिए, ये इतिहास का वो पहलू है जिसे समझना आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। शुरुआती दौर में ये ढांचा पत्थर की लकीर नहीं था। अच्छा, मतलब लोग काम बदल सकते थे? बिल्कुल। पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य बताते हैं कि इसमें बहुत लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी थी। जब कोई अकाल पड़ता या प्राकृतिक आपदा आती तो लोग अपनी जीविका के लिए पेशे बदल लिया करते थे। अरे वाह, ये तो काफी व्यवहारिक था। हाँ, कई बार किसानों का एक समूह शहर आकर व्यापार करने लगता था या ब्राह्मण सैन्य गतिविधियों में शामिल हो जाते थे। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब कुछ खास समूहों ने सरप्लस संपत्ति, जमीन और ज्ञान पर एकाधिकार यानी मोनोपोली जमाना शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब जब पैसा और पावर एक जगह इकट्ठा होने लगी तो उन्होंने उस पावर को अपने परिवार और अपनी
ब्लड लाइन तक ही सीमित रखने की कोशिश की। बिल्कुल यही हुआ। अपनी सत्ता और संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए उन प्रभावशाली समूहों ने इस श्रम विभाजन को जन्म और खून से जोड़ दिया, ताकि कोई बाहरी दखल ना दे सके। हाँ, उन्होंने नियम बना दिए कि जो जिस घर में पैदा होगा वो जिंदगी भर वही काम करेगा, ताकि बाहर का कोई भी व्यक्ति उनके पेशे में आकर चुनौती ना दे सके। इस तरह एक लचीला आर्थिक मॉडल समय के साथ बेहद कठोर और दमनकारी व्यवस्था में बदल गया। ये बहुत दुखद है। और दिलचस्प बात यह है कि आज हम जिस कास्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, वह भारत का अपना शब्द नहीं है। सच में? हाँ। तो ये कहाँ से आया? यह 16वीं शताब्दी में आए पुर्तगाली व्यापारियों के शब्द कास्टा से निकला है, जब वे इस जटिल व्यवस्था को अपने नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे थे। और समय के साथ, खासतौर पर ब्रिटिश काल में, ये व्यवस्था अपने सबसे रूढ़िवादी रूप में आ गई। ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबक है कि कैसे समय के साथ संस्थाएं अपनी मूल वजहों से भटककर शोषण का हथियार बन सकती हैं। बिल्कुल सही कहा। अब अगर हम समाज की इस रचना से बाहर निकलकर वापस भारत के नक्शे को देखें, तो ये सारी हलचल सिर्फ उत्तर भारत या गंगा के मैदानों तक सीमित नहीं थी। संसाधनों की भूख और व्यापार के लालच ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरोना शुरू कर दिया था। हाँ, अगर हम ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी के भारत को एक सैटेलाइट व्यू से देखें, तो हमें दो विशाल व्यापारिक मार्ग दिखाई देंगे जो इस पूरे महाद्वीप की जीवन रेखा बन चुके थे। कौन से मार्ग? इन्हें उत्तरापथ और दक्षिणापथ कहा जाता था। उत्तरापथ वो महामार्ग था जो आज के पाकिस्तान के तक्षशिला जैसे सुदूर उत्तर पश्चिमी इलाकों को गंगा के मैदानों से होते हुए पूर्वी भारत तक जोड़ता था। और दूसरा? और दूसरा था दक्षिणापथ, जो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से शुरू होता था, विंध्य के घने जंगलों और पहाड़ों को चीरता हुआ सीधे दक्षिण भारत के दिल तक जाता था। वाह, ये तो प्राचीन भारत का किसी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट से कम नहीं था। इन रास्तों के जरिए सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि तकनीक और अर्बन प्लानिंग के आइडियाज भी ट्रैवल कर रहे थे। वो कैसे? उदाहरण के लिए, उड़ीसा के वर्तमान भुवनेश्वर के पास शिशुपालगढ़ के अवशेष मिले हैं। ये कोई ऐसा शहर नहीं था जो बस यूं ही बेतरतीब तरीके से बस गया हो। ग्रिड सिस्टम। हाँ, बिल्कुल। ये एक परफेक्ट चौकोर ग्रिड पर बसाया गया था, जिसकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, मतलब राइट एंगल्स पर। इसकी प्लानिंग आज के किसी भी मॉडर्न शहर को टक्कर दे सकती है। क्या बात है। और जब ये दक्षिणापथ पूरी तरह से सक्रिय हुआ ना, तो दक्षिण भारत में एक अभूतपूर्व आर्थिक बूम आया। लगभग 400 ईसा पूर्व के आसपास हम दक्षिण में चोल, चेर और पांड्य जैसे शक्तिशाली राज्यों का उदय देखते हैं। हाँ, वो बहुत समृद्ध राज्य थे। दक्षिण का भूगोल गंगा के मैदानों से अलग था, लेकिन वो बहुमूल्य संसाधनों से भरा हुआ था। वहां सोने की खदानें थीं, दुनिया के सबसे बेहतरीन मसाले थे और कीमती पत्थरों का असीमित भंडार था। और इन्हीं संसाधनों ने दक्षिण भारत को ग्लोबल ट्रेड का केंद्र बना दिया। मैंने तमिलनाडु के एरोड के पास स्थित कोडुम्बनाल नाम की एक जगह के बारे में पढ़ा। हाँ, कोडुम्बनाल। ये सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि ये उस जमाने का एक बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र था। वहां रत्नों को तराशने और शेल से आभूषण बनाने की पूरी एक इंडस्ट्री लगी हुई थी। बिल्कुल, एक पूरा इंडस्ट्रियल हब था वो। वे बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे थे और उनका व्यापार सिर्फ उत्तर भारत के साथ नहीं, बल्कि समुद्र के रास्ते ओवरसीज देशों के साथ भी चल रहा था। और देखिए, ये इस पूरे कालखंड का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। 300 ईसा पूर्व तक आते आते उत्तर के लौह अयस्क और गंगा के सरप्लस अनाज से लेकर दक्षिण के सोने और मसालों तक पूरा उपमहाद्वीप एक इंटरकनेक्टेड इकोनॉमिक जोन बन चुका था। मतलब कोई बैरियर नहीं था। बिल्कुल। विचार, लोग, व्यापारी और बौद्ध भिक्षु बिना किसी बड़ी रुकावट के उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक सफर कर रहे थे। महाजनपदों ने अपना काम कर दिया था। उन्होंने 1000 साल की खामोशी को तोड़कर भारत को एक बार फिर से शहरी और व्यापारिक महाशक्ति बना दिया था। तो आज की इस चर्चा में हमने एक बहुत ही रोमांचक सफर तय किया। एकदम। हमने देखा कि कैसे 1000 साल के शून्य के बाद भारत के कबीले जनपदों से होते हुए विशाल महाजनपदों में बदल गए। हमने ये समझा कि कैसे लोहे ने खेती और युद्ध के नियम बदल दिए, कैसे चांदी के आहत सिक्कों ने व्यापार को एक नई गति दी, और कैसे समाज की संरचना बदली। बिल्कुल, कैसे श्रम विभाजन के नाम पर शुरू हुई व्यवस्था एक कठोर जातिवाद में बदल गई, और कैसे सभा समिति के जरिए दुनिया के कुछ सबसे शुरुआती लोकतांत्रिक विचार इसी धरती पर पनपे।
और अंत में कैसे उत्तरापथ और दक्षिणापथ जैसे महामार्गों ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। इतिहास की ये पूरी कहानी हमें ये सिखाती है कि मानव इतिहास का ग्राफ कभी भी एक सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाता। सभ्यताएं गिरती हैं, शहर वीरान हो जाते हैं, एक लंबा ठहराव आता है। एक डार्क एज। हाँ, लेकिन जब इंसान फिर से खड़ा होता है तो नई तकनीक और नए विचारों के साथ वो एक ऐसा समाज रचता है जो पिछले वाले से कहीं अधिक जटिल, विशाल और इंटरकनेक्टेड होता है। सही बात है। और यही बात मुझे एक बहुत ही गहरे और थोड़े बेचैन करने वाले विचार की तरफ ले जाती है। वो क्या? आज हमने जिन शहरों, दीवारों, व्यापार के रास्तों और संस्थाओं के बारे में बात की, चाहे वो राजगीर की खाइयां हों, मथुरा के बाजार हों या कोंडोमिनल की फैक्ट्रियां, वे किसी न किसी रूप में आज 2500 साल बाद भी हमारे बीच जिंदा हैं। बिल्कुल है। तो आज के इस तेज तर्रार डिजिटल और कंक्रीट के युग में, जहां हर तकनीक कुछ ही महीनों में पुरानी हो जाती है, हम ऐसा क्या बना रहे हैं जो आज से 2500 साल बाद भी खड़ा रहेगा? ये सच में एक सोचने वाली बात है। क्या हमारा कोई विचार, हमारी कोई इमारत या हमारी कोई तकनीक इतने लंबे समय तक टिक पाएगी? और जब 2500 साल बाद उस समय के लोग हमारे इस दौर पर कोई डीप डाइव कर रहे होंगे, तो वो हमारी किस चीज को डिकोड कर रहे होंगे? इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है, खोजते रहिए।